भारत में मौर्य साम्राज्य को कौन नहीं जानता। जी हाँ, ये वही मौर्य साम्राज्य है जिसने कभी पूरे भारतवर्ष या पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे एक अधिकार करके उस पर राज किया था। यानी कि उस समय मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर आचार्य विष्णुगुप्त, चाणक्य, सम्राट अशोक जैसे महारथी हुए। और उन्होंने एक तरह से तमिलनाडु से लेके ईरान, पर्शिया और उधर बर्मा से लेके सिंध तक जो है भारत की सीमाओं का विस्तार किया था। अलेक्जेंडर जैसे महान सिकंदर, जो अलेक्जेंडर सिकंदर है, उनके ऐसे महान योद्धा भी डर के पीछे हट गए थे। फिर अब एक बात है कि इस मौर्य साम्राज्य का हुआ क्या और पतन कैसे हुआ। आखिर इतनी जल्दी क्यों? जल्दी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मौर्य साम्राज्य ने जिन ऊंचाइयों को छुआ था कि उस ज़माने में लगभग 50% दुनिया की आबादी या जीडीपी कहते हैं, 50% जीडीपी मौर्य साम्राज्य के पास थी। लेकिन ये मात्र लगभग 140 वर्षों में कैसे पतन की तरफ चला गया। जी हाँ, 185 ईसा पूर्व में माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। और मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना थी, जो शुरुआत थी, वो 326 ईस्वी के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। यानी कि लगभग लगभग 140 सालों के अंदर अंदर इतना बड़ा साम्राज्य खंडित होकर समाप्त हो गया। अगर आप मैप में देखें तो ये जो केसरिया सैफरन एरिया है, ये मौर्य साम्राज्य से, और जो कि पहले अगर एरिया था तो वो सिंध और पाकिस्तान, रशिया और ईरान के बॉर्डर तक था। धीरे धीरे हुआ यूँ, माना जाता है कि सम्राट अशोक जैसा शक्तिशाली सम्राट, जब उनका निधन हुआ तो उन्होंने मरने से पहले जो है अपना रास्ता बदल लिया था। युद्ध छोड़ के वो शांति के मार्ग पर जो है लोगों के दिल जीतना और जो है मन पर विजय करना, धर्म विजय, और वो बुद्धिस्ट हो गए थे एक तरह से, उन्होंने हिंसा त्याग दिया था। और इसी पॉलिसी को माना जाता है कि धीरे धीरे जो है यही कारण बना मौर्य साम्राज्य के पतन का। क्योंकि ये अच्छी बातें सुनने में लग सकती हैं, इंसानियत और जो है, लेकिन एक राजा क्या हमेशा इस ढंग से इतना विनम्र होकर हिंसा त्याग को भी उस जमाने में राज चला सकता है? वो भी मौर्य सम्राट अशोक के मौर्य साम्राज्य, इतना बड़ा राज्य। और यही हुआ अंत में, बुद्धिस्ट रिलीजन में उन्होंने किसी पे आक्रमण करना बंद कर दिया। और जब क्लियरली पता लगता कि हाँ ये शत्रु है और मगध के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, तो भी जो है वो युद्ध में उतरने से कतराते रहे। नतीजा है कि धीरे धीरे जो मौर्य की विरोधी शक्तियाँ थी वो प्रबल होती चली गई, और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं विद्रोह के, राष्ट्रद्रोह के स्वर फूटने लगे। उन पे जो है कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया अशोक सम्राट ने। और उनके मृत्यु के पश्चात उनके जो पुत्र थे वो भी जो है बुद्धिस्ट धर्म को, जो संघमित्र जो उनके पुत्र थे, वो बुद्धिस्ट धर्म, एक तरह से बुद्धिस्ट प्रचारक बन गए और उन्होंने उस धर्म को प्रचार किया और तिब्बत और श्रीलंका तक जो है बुद्धिस्ट धर्म को फैलाया। एक तरह से भारत का प्रभाव फैला, लेकिन ये सॉफ्ट पावर, कल्चरल पावर के रूप में विस्तार हुआ। एक जो राज की जो शक्ति होती है, मिलिट्री पावर, या जो खुफिया तंत्र होता था सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य के समय, वो धीरे धीरे जो है वो कमज़ोर होता चला गया। समाज में जो है बुद्धिस्ट मठों की संख्या बढ़ती चली गई, और लगभग लगभग पूरा भारतवर्ष एक तरह से माना जाता है कि उस समय एक बुद्धिस्ट कंट्री के रूप में कन्वर्ट लगभग हो चुका था। आज का जो सनातन धर्म है, ब्राह्मणिकल रिलीजन जिसे हम कहते हैं, ये सनातन धर्म इस स्वरूप में उस काल में एक तरह से लगभग 100 साल के लिए समाप्त हो गया था। हर तरफ जो है एक बुद्धिस्ट कल्चर या बुद्धिस्ट मठ, जो भारत के संसाधन थे वो बुद्धिस्ट मठों द्वारा कई जगह कंट्रोल किए जाने लगे। ये वर्णन मिलता है सम्राट अशोक के मृत्यु के कुछ समय बाद ये हावी होने लगा था, और ऐसा हो रहा था। और सम्राट अशोक के बाद लगभग और 47 साल, यानी 46-47 ईयर्स तक, यानी 47 साल तक लगभग जो है मौर्य साम्राज्य चला, जिसमें कि जैसा मैंने अभी बताया, अशोक के पुत्र संघमित्र थे जो कि उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म का प्रचार किया। फिर उनके बाद उनके और पुत्र हुए, और दशरथ जो उनके ग्रैंड सन थे, यानी पोते थे अशोक के, उन्होंने राज किया। देव वर्मन नाम के एक राजा हुआ था, उन्होंने 5-6 साल राज किया। यानी कि जो अशोक का वंश था वो 2 पीढ़ियों तक और चला, लेकिन वो किसी में उनमें वो क्षमता नहीं थी जो सम्राट अशोक में या उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य में हुआ करती थी। और इसके लिए इतिहासकार ज़्यादातर अशोक की ही नीतियों को जिम्मेवार मानते हैं। उनकी जो उदार नीति और जो अहिंसा की नीति थी वो वैसे ठीक थी, लेकिन हमेशा के लिए जो है एक राजतंत्र में वो नीति कहीं ना कहीं कम दुश्मनों को मजबूत करती चली गई। जगह जगह से विद्रोह होने शुरू हो गए, और फाइनली जो है एक घटना हुई सन
185 ईसा पूर्व में। सम्राट अशोक के बाद लगभग चौथी पीढ़ी में जो अंतिम शासक हुए थे मौर्य वंश के, वो थे बृहद्रथ। और बृहद्रथ जो है उस समय सत्ता में थे मगध में, पाटलिपुत्र में। और उनके एक ब्राह्मण सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, जिनकी तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये जो है मूर्ति पाई गई है अवशेषों में। पुष्यमित्र शुंग माना जाता है कि जो बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट थे, उनके एक ब्राह्मण सेनापति थे। और उन्हें ये बात पसंद नहीं थी कि राज कमज़ोर होता जा रहा है। वो उनकी नीतियों से खुश नहीं थे, क्योंकि अधिक से अधिक राज का जो खजाना था वो बुद्धिस्ट मठों की तरफ दिया जाने लगा। वहाँ के जो लामा थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, बौद्ध भिक्षु, उन पे खर्च किया जाने लगा। धार्मिक कार्यों में खर्च किया जाने लगा। सेना के खर्च पे कटौती होने लगी। कहीं अगर विद्रोह होता, युद्ध की आवश्यकता पड़ती, तो वहाँ कई जगह सेना कमज़ोर हुई और हारती भी चली गई, जिससे राज छोटा होता चला गया मगध का या मौर्य साम्राज्य। लेकिन जो है कभी इस ओर ध्यान ना दे के जो है अधिक से अधिक धन कोष बौद्ध भिक्षुओं और मठों के ऊपर खर्च किया जाने लगा। इससे सेना में भारी असंतोष था, चूँकि पुष्यमित्र शुंग जो है वो एक सेनापति थे और एक पूरी तरह से हिंदुस्तान का जो चरित्र था वो बौद्ध एक बनता जा रहा था। जिस कारण जो है ये भी मानते हैं इतिहासकार की एक बार ये भी कारण रहा होगा जब पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी जो अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहद्रथ की। ये घटना हुई थी सन 185 ईसा पूर्व में, जब एक मिलिट्री परेड, यानी कि जो एक सैनिक परेड होती है, सैनिक परेड में राजा परेड की सलामी ले रहे थे बृहद्रथ, जो अंतिम मौर्य वंश के सम्राट थे। और ठीक उसी समय सैनिकों के सामने पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी बृहद्रथ की। और उसके बाद जो है स्वयं वो राजा बन बैठे और उन्होंने एक शुंग वंश यानी शुंगा डायनेस्टी की शुरुआत की थी। उसके बाद ये भी वर्णन आया है कि कई जगह जो है उन्होंने बौद्ध मठों को उजाड़ा और बौद्ध भिक्षुओं पर अत्याचार किए, उनकी हत्याएं की गई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बौद्ध प्रभाव से जो है भारतवर्ष की शक्ति और संपदा समाप्त होती जा रही है। और इस बात का जिक्र जो है इतिहास में कई जगह मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग चूँकि एक ब्राह्मण थे और उन्होंने जो है ब्राह्मण धर्म को, वैदिक धर्म को वापस जो है इस्टेब्लिश करने के लिए उनकी हत्या की थी मौर्य सम्राट बृहद्रथ की। और उसके बाद उन्होंने फिर से जो है इस वैदिक धर्म को तेज़ी से फैलाना शुरू किया और उन्होंने काफ़ी अत्याचार भी किया था। बौद्ध मठों को उजाड़ना, बंद करना, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करना, इसके भी जगह जगह आरोप लगे हैं। और इतिहास में कई जगह वर्णन भी है कि उन्होंने हर एक बौद्ध भिक्षु की का सिर काटने के लिए कुछ पुरस्कार भी रखा था। इस तरह की तमाम बातें इतिहास में लिखी हुई हैं। तो इन पर एक ब्राह्मणवादी सनातन धर्म को ज़बरदस्ती तलवार के ज़ोर पे लागू करने का भी कई जगह इतिहास में ये वर्णन है। और उसके बाद से जो है फिर जो 185 BC ईसा पूर्व के बाद फिर धीरे धीरे जो है भारत में सनातन धर्म और जो वैदिक धर्म का प्रसार होने लगा, जो कि माना जाता है उसी समय से बढ़ते बढ़ते फिर, जो कि एक बार समाप्त हो गया था मौर्य वंश के दौरान सम्राट अशोक के बुद्धिस्ट धर्म अपनाने के बाद। उसके बाद फिर पुष्यमित्र शुंग के बनने के बाद सनातन धर्म, वैदिक धर्म फैलना शुरू हुआ, जो कि आगे अपने परचम पीक पे पहुंचा अगले 400-500 सालों में, जब विक्रमादित्य और जो गुप्ता पीरियड चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त वगैरह जब हुए थे, उस समय जो बैताल पचीसी और ये जो कहानियाँ हैं वो सब उसी समय जब पीक पे था हिंदू धर्म। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा जो श्रेय है वो इस ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग को दिया जाता है, जो कि बाद में राजा बने और उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। वहाँ से एक तरह से दोबारा रिवाइवल हो गया सनातन धर्म का इस भारतीय उपमहाद्वीप में। और ये बात इतिहास में भी जगह जगह नोटेड है। इस बारे में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी एक जगह कहीं लिखा है, हालांकि उन्होंने इसे एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में, एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इस बात का वर्णन किया है कि चूँकि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण थे, इसीलिए उन्होंने जो है मौर्य सम्राट की हत्या की, ताकि जो है एक बुद्धिस्ट कल्चर को ख़त्म करके वापस से ब्राह्मणिकल कल्चर को लाया जा सके। हालांकि डॉक्टर BR अम्बेडकर के जो विचार हैं सनातन धर्म के बारे में, ये जग जाहिर है। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्होंने साफ साफ अपनी राइटिंग में कहीं किताब में लिखा है कि जो पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की थी मौर्य सम्राट कि उससे ऐसा सिर्फ लिख दिया गया है कि ये एक हत्या कर देगी, उसके बाद मौर्य वंश समाप्त हो गया, वहाँ से शुंग वंश की स्थापना हो गई। लेकिन जो है ये इस
इतिहासकारों ने इसे बहुत एक छोटी सी भाषा में सरलता से कह के आगे वो आगे बढ़ गए, लेकिन ये घटना उससे कहीं आगे की थी। और इस पुराने जो वर्ण व्यवस्था और जातिवादी हिंदू धर्म को वापस स्थापित करने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने जो है ये हत्या की थी। और दिस वाज अ मर्डर ऑर्गेनाइज्ड बाय ए ब्राह्मण टू ऑर्केस्ट्रेट मास मर्डर ऑफ बुद्धिस्ट, यानी कि जो है एक ब्राह्मण सेनापति ने जो है बौद्धों की सामूहिक हत्याएं करवाई। उसके बाद एक तरह से पूरे बौद्ध धर्म को भारतवर्ष से मिटा दिया। और इस बात के प्रमाण, अगर प्रमाण या निशानी आप कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट रिलीजन इंडिया में ही पनपा, और लेकिन आज इंडिया में बुद्धिस्ट रिलीजन लगभग ना के बराबर है, 1% से भी नीचे है। वो इंडिया के बाहर देशों में चला गया, तिब्बत में मिलेंगे आपको, श्रीलंका में मिलेंगे, जापान में, लेकिन इंडिया जो बुद्धिस्ट धर्म की एक तरह जन्मस्थली है, यहाँ बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए थी, यहाँ है ही नहीं, 1% से भी नीचे है। तो इस ऐतिहासिक तथ्य को, हिस्टोरिकल फैक्ट को कहीं ना कहीं इस बात से शायद सपोर्ट मिलता है कि इतिहास में कभी न कभी बुद्धिस्ट धर्म को यहाँ से ज़रूर मिटाने का प्रयास किया गया होगा। तभी जो है भारत, उसकी जन्मस्थली होने के बाद भी बुद्धिस्ट धर्म की यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है बुद्धिस्ट की। तो ये एक फैक्ट था जो कि मौर्य वंश के समाप्ति और उस मौर्य वंश को समाप्त करने में पुष्यमित्र शुंग की क्या भूमिका थी, इस बारे में मैंने ये वीडियो बनाया। बहुत से लोग हो सकता है इस बारे में नहीं जानते होंगे, तो उस नॉलेज के लिए इस ढंग से और भी मैं कई सारी हिस्ट्री की जो लेसर नोन फैक्ट्स है, जिसे कम लोग जानते हैं, उसे मैं लेके आऊँगा और चैनल पे हम एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूँगा। मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए आप मुझे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि मुझे इस तरह के वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और ये भी लिख के कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला वीडियो कौन से हिस्टोरिकल टॉपिक पर मैं बनाऊं, ताकि मैं इस नॉलेज को आगे बढ़ाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद बातें नई पुरानी देखने के लिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी किसी नए विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।